हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राज पांडे। वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए पार्ट 1 का जरूरत पड़ेगा। तो हमने लास्ट में क्वेश्चन दिया था आपको और वो सॉल्व करने के लिए दिया था पार्ट 1 में, जिसका आंसर जो है वो कमेंट में है, वैभव ने कमेंट किया है और वही करेक्ट आंसर है, जो कि आंसर भी आ रहा है हमारा एमएम के रेंज में। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो एमएम के रेंज का होगा। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्मॉल होता है। ओरिजिनल जो स्पीड आती है वो देखिए मिलियंस में आती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें तो काफ़ी छोटी होती है, जो कि एमएम की रेंज की आती है। ओके, तो ये करने के बाद सबसे लास्ट रिलेशन आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं। सबसे लास्ट रिलेशन आपने ये डेराइव किया था जे और वीडी का। जे यानी कि करंट डेंसिटी और वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये रिलेशन आपने किया था। आज हम कुछ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात करने वाले हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड में क्यों नाम ले रहा हूँ, तो इसके लिए आप समझिए थोड़ा सा। ये फिगर देखिए, है ना। और आप इसमें अगर किसी भी जगह पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, जूम करके देखें, तो आपको दिखता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं। और जब आप इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाता है। तो आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस टू माइनस, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। और आप इलेक्ट्रॉन को छेड़ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, तो ऑब्वियसली ये तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले ही गए ना। तो इसी वजह से आज हम एक माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ये ओम्स ने ही दिया था और इसके बाद हम अपनी स्टडी स्विच करेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं कहां से शुरू होगा। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो हमारे पास लास्ट रिलेशन ये था। इस रिलेशन में वीडी का वैल्यू क्या होगा, कोई बताए मुझे। बहुत अच्छे, क्या बोल रहे हैं, वीडी इक्वल्स टू हाँ ई टाउ अपॉन एम। गुड, यही होगा वीडी। आप क्या करेंगे, इस वीडी को उठा के जे इक्वल्स टू एनी वीडी वाले फॉर्मूले पे लाके इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखिए क्या मिलता है, यहां से मिलता है जे इक्वल्स टू एन इंटू ई, और ब्रैकेट में मिलेगा ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, ये मिल जाता है। चलिए थोड़ा कॉन्स्टेंट्स को मैनेज कर लेते हैं। मिल जाएगा आपको एन ई स्क्वायर एंड मिल जाएगा टाउ अपॉन एम और ई, ये आ जाता है जे इक्वल टू। ठीक है, अब आप इस ब्रैकेट में जो मैंने रखा है इनको बड़े ध्यान से देखो, मैं दिखाऊं आपको कैसे। देखिए ये एन है जो कि होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अपना अपना हर मटेरियल के लिए एन जो है कांस्टेंट होता है। ई इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है इट इज आल्सो अ कांस्टेंट। अंडरस्टैंडिंग। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और अपॉन एम मास, वो भी तो कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट ही तो होगा। और टाउ जो है ये भी कांस्टेंट होगा जब हम एक फिक्स टेम्परेचर रखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन एक हो जाएगी कि हम अपना टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे, वेरी नहीं करेंगे। तो इन सारे कांस्टेंट्स को मिला के मैं एक नया कांस्टेंट दे रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सिग्मा। ठीक है, और ये आ जाता है जे इक्वल टू सिग्मा ई। तो कहने का मतलब अगर आप जे बढ़ाओगे, करंट डेंसिटी बढ़ाओगे, जो कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, करंट डेंसिटी बढ़ती हुई दिखेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये बंदे क्या कर रहे थे यहाँ पे, सारे ये सब कांस्टेंट में हो गए। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। जिसकी आप डिपेंडेंसी देखिए किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है, ई पे डिपेंड करता है, एम पे करता है, टाउ पे करता है। मतलब जितनी जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं ये उसके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड करता। वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कोई मतलब नहीं। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मटीरियल की। तो कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। अंडरस्टैंड। चलिए, तो ये जो हमें फॉर्म अभी भी मिला है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, समझ लिया आपने।
वेरी गुड। देन हम इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे तो ओम्स लॉ 10th में भाई आप लोगों ने पढ़ रखा है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो चलो हम इसको V इक्वल टू आई आर तक पहुंचाते हैं अपने प्यारे ओम्स लॉ के पास। लेकिन मैं ऐसा करूं इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। ये जो कंडक्टिविटी होती है ना, अगर आप कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, तो आपको मिल जाता है रेजिस्टिविटी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, ये जो सिग्मा है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, रो जो है बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, या फिर बोलेंगे कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, बोथ आर ट्रू। ठीक है, तो चलिए हम इस वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे अपने प्यारे ओम्स लॉ में, जो कि होता है V इक्वल टू आई आर। तो सबसे पहले आप मुझे J का फॉर्मूला बताएं, बोलते रहिए। J इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, I अपॉन ए होता है। E का फॉर्मूला बताइए, E का फॉर्मूला कौन सा वाला फॉर्मूला भाई, E का हम कौन सा फॉर्मूला बताएं। तो E का फॉर्मूला जानने के लिए हमने क्या किया है, एक कंडक्टर कंसीडर किया है, और कंडक्टर के अक्रॉस मैंने प्लस माइनस एक पोटेंशियल क्रिएट किया है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इसकी लेंथ। तो मुझे इस कंडक्टर के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बहुत अच्छे, तो मैं क्या लिख दूंगा, जो आपने पोटेंशियल क्रिएट किया V, और उसी को मैं L से डिवाइड कर दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगी, E इक्वल्स टू V अपॉन L। सिग्मा क्या आ गया, सिग्मा तो आपको पता ही चल गया, 1 अपॉन रो होता है। चलिए इसी फॉर्मूले पे मैं सारी वैल्यूज रखता हूँ यहाँ नीचे, ध्यान दीजिए, I अपॉन A इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 1 अपॉन रो और E की वैल्यू V अपॉन L। इसको थोड़ा और तमीज से मैं लिखूं, देखिए क्या आ जाएगा। ये जो A है और रो L है, अगर इधर मैं शिफ्ट करवा लूंगा, क्या दिखेगा, रो L अपॉन A इंटू आई इक्वल टू V। ठीक है, अब मैं इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को मिटा दे रहा हूँ, और ये जो है आपको फॉर्म दिख रहा होगा यहाँ पे बस V इक्वल टू आई दिख रहा है, R भी आ जाए तो ये पूरा जो फैक्टर है या रेजिस्टेंस होता है। और अच्छे से लिखूं जिस पैटर्न में आपने याद किया है, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, ये लीजिए आपका ओम्स लॉ आ गया। ठीक है, तो अब तक आपने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन मैंने बहुत पहले भी अज्यूम की थी, जब मैंने क्या डिसाइड किया था, सिग्मा डिसाइड किया था। तो मैंने कहा था कि टाउ जो होगा उसमें टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूंगा। तो ये भी आर जो आया है इसके साथ भी, क्योंकि आर भी एक कांस्टेंट ही है, तो इस कांस्टेंट में भी एक फैक्टर जुड़ेगा। किसका फैक्टर जुड़ेगा बेटा, नाइस, टेम्परेचर का फैक्टर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये काम मैं किस पे कर रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वी आर नॉट अलाउड टू वेरी द टेम्परेचर। ठीक है, और ये टेम्परेचर वाला डिस्कशन मैं किसी और वीडियो में करूंगा कि क्यों टेम्परेचर को हम वेरी नहीं करा सकते, आखिर में क्या फंडा है ऐसा। ठीक है, तो चलिए अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट के साथ में एक क्वेश्चन लगाते हैं, और जो भी मुझे फॉर्मूला मिला है मैं इस साइड पे नोट कर दे रहा हूं। तो मुझे क्या मिला, रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा मिला, चलिए बहुत अच्छे। फिर मिला मुझे V इक्वल टू आई आर, और क्या मिला, और मिला है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया रो L अपॉन A। ये सारे फॉर्मूले मिले हैं। चलिए अब हम एक जेई का क्वेश्चन उठाते हैं और उसको लगाते हैं। मैं यहाँ लैपटॉप पे देख रहा हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, ये जो 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। V आपने अप्लाई किया है 5 वोल्ट का, V आपने 5 वोल्ट अप्लाई कर लिया। एक वायर है जिसकी लेंथ 0.1 मीटर है, तो मैं ऐसे ही रफली एक डायग्राम तैयार कर ले रहा हूँ। एक वायर का 0.1 हो गया। ड्रिफ्ट स्पीड दी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, VD इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, ये VD है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे रखी है, वेरी नाइस, 8 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर -3। ठीक है, इससे इन सब डेटा से इसने पूछ रखा है रो बताइए। इसने क्या पूछ रखा है, रो। तो रो का हमको फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है,
रो 1/सिग्मा होता है, या रेजिस्टेंस से आप देख लीजिए रो को, लेकिन ये रेजिस्टेंस से नहीं निकलेगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें और अपना लगाना शुरू करें, लगा के मुझे आंसर बताएं, ठीक है। तब तक मैं भी कर रहा हूं। देखिए मुझे एक रिलेशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, किसका किसका, रो का और बीडी का, रो और बीडी का एक रिलेशन डराइव करना पड़ेगा। तो लुक है हम कैसे कर लेंगे इसको। ये सारे जितने फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यही सब यूज होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो बहुत आसानी से अगर मैं सबसे पहला फॉर्मूला लिखूं, कौन सा वाला, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिसका डेरिवेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था, वहां से आप देख सकते हैं। तो मुझे पता है कि I जो होता है, अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I को ब्रेक करूं तो I क्या बन जाएगा, नाइस, वी बाई आर। आपने इस पे कितना पोटेंशियल लगाया है, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये आ गया वी बाई आर आ गया इक्वल टू एन ई ए बी और डी। सिंस आपको बी डी दिया है तो आपको इसके साथ छेड़ने की जरूरत नहीं है, एन दिया है, एन तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, ए वगैरह नहीं है, तो ए के साथ में खेल करूंगा। कैसे, आर की वैल्यू अगर मैं जी वाली रख लूं तो मेरा काम बन सकता है यहाँ से, तो रख देंगे बी और रो एल अपॉन ए, तो ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने चालाकी से ए को भी कैंसिल कर लिया है, ये ए और ये ए चला गया। हमारे पास देखिए यहाँ पे रो दिख रहा है, तो मैं रो को इधर सेंड करूंगा, बाकी सब नंबर को नीचे बुला लूंगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा आपको, बोलिए, रो इक्वल टू वी अपॉन, ये वी पोटेंशियल वाला है, एन ई एल बी डी, ये ठीक है। आपके पास यहाँ पे सारे डेटा गिवन है बच्चे, है कि नहीं, देखो बस रो ही तो निकालना था और मैंने ये देखो फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे मुझे रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वैल्यू नहीं दी थी, तो इसीलिए मैंने टाउ का फॉर्मूला भी कोई यूज नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टाउ का वैल्यू नहीं दिया होगा, तो इसीलिए हमें अल्टरनेटिव फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। तो इस फॉर्मूला का आप यूज करें और आप मुझे बताएं कि आंसर कितना आया था, आप कमेंट में बताएं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी उसको बताएं और हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।